अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है कानून मुसाविये अफादाए मुख्ततम, इंग्लिश में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले इसकी तारीफ आसान सी तारीफ है। अगर किसी सर्फ के पास कोई शय मौजूद हो जो बहुत से इस्तेमालात में आ सकती है तो सार्फ इस शय को इस तरह इस्तेमाल करेगा कि हर इस्तेमाल में उसका अफादा मुख्तम मुसावी हो। ये आसान सी तारीफ थी। इस कानून की बुनियाद मुआशियात के बुनियादी कानून तकलील अफादा मुख्तम पर रखी गई है। एक सार्फ जब किसी शय को इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसका अफादा कम होता जाता है हत्ता के सिफर तक पहुंच जाता है। लेकिन एक अक्लमंद सारिफ अपने अफादे को सिफर तक नहीं गिनने देता, बल्कि उसकी इतनी इकाइयाँ ही इस्तेमाल करता है जो उसके लिए मुनासिब है, और किसी दूसरी शय की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। इस तरह उसकी भी मुनासिब इकाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद तीसरी शय की तरफ मुतवज्जो हो जाएगा। यूं सार्फ की कोशिश होगी कि वो अपने महदूद वसाइल से ज़्यादा अफादा हासिल कर सके। तो इसके लिए जो तरीक़ाकार अपनाया जाता है, यानी अफादे को ज़्यादा से ज़्यादा करना, उस तरीके का नाम है कानून मुसाविये अफादाए मुख्ततम। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अफादा उसी वक्त होगा जब तमाम इस्तेमाल की गई अशिया का अफादा एक दूसरे के बराबर हो, और इसी सूरत में कुल अफादा भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ये थी थोड़ी सी वजाहत। अब इसी कानून की एक और अहम तारीफ डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने की है, ख़ास अल्फाज हैं तो जो के साथ। अगर किसी शख्स के पास कोई ऐसी शय मौजूद हो जो एक से ज़ायद कामों में इस्तेमाल की जा सकती हो तो उस शय को सार्फ उन कामों में इस तरह इस्तेमाल करेगा जिससे हर इस्तेमाल से मुसाविये अफादा मुख्तम हासिल हो जाए। अब इस कानून की वजाहत के लिए फ़र्ज़ किया जाता है कि हमारे सर्फ के पास ज़र की 5 इकाइयाँ हैं। 5 इकाइयों से मुराद 5 रुपये भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकता है,
5000 भी और 5 लाख जौन सी इकाई ज़रूर मुंतखब कर लें, तो उन 5 इकाइयों से वो 2 ही चीज़ें खरीदना चाहता है। अब उसकी कोशिश होगी कि 5 इकाइयों से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके, तो उसे चाहिए कि वो अपनी इस रकम को इस तरह 2 चीज़ों पर खर्च करे कि दोनों चीज़ों का अफादा मुक़्तम बराबर हो, और अगर अफादा मुक़्तम बराबर होगा तो कुल अफादा भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। कानून की वजाहत के लिए डायग्राम में पहला कॉलम ज़र की इकाइयाँ, दूसरा कॉलम आटे का अफादा मुक़्तम, तीसरा कॉलम घी का अफादा मुक़्तम। हमने फ़र्ज़ किया है कि हमारे सार्फ के पास ज़र की 5 इकाइयाँ हैं और उससे वो 2 ही चीज़ें आटा और घी खरीदना चाहता है। अगर आटे पर ज़र की 3 इकाइयाँ और घी पर 2 इकाइयाँ खर्च की जाएं तो दोनों का अफादा एक दूसरे के मुसावी होगा, और इसी सूरत में कुल अफादा भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर इसके अलावा कोई और तरीका इस्तेमाल किया जाता है तो यकीनी बात है कि कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा। मसलन अगर वो तमाम की तमाम इकाइयाँ यानी 5 इकाइयाँ सिर्फ आटे पर खर्च कर देता है तो कुल अफादा 60 होगा, और इसी तरह तमाम की तमाम इकाइयाँ घी पर खर्च कर देता है तो कुल अफादा 50 के बराबर हासिल होगा। अब उसने एक ऐसा तरीका अपनाया है कि कुछ रकम आटे पर खर्च कर ली और कुछ रकम घी पर खर्च कर ली। दोनों का अफादा 12-12 इकाइयों के बराबर है। अब 2 चीज़ों का अफादा एक दूसरे के बराबर है, और इसी सूरत में कुल अफादा भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। चूँकि 2 अशिया का अफादा एक दूसरे के बराबर है, इसलिए इसे कानून मुसावी अफादा मुक़्तम कहा जाता है। तो ये थी गोशवारा की वजाहत। अब डायग्राम, 2 ख़त, एक OX ख़त लिया, दूसरा OY। OX पर ज़र की इकाइयों की पैमाइश की गई है और ख़त OY पर अफादा मुक़्तम की पैमाइश की गई है। अब उसी तरह कानून तकलील अफादा मुक़्तम की तरह अगर आटे पर पहली इकाई इस्तेमाल की जाती है तो फ़ायदा हासिल होता है 16 इकाइयों के बराबर। दूसरी इकाई इस्तेमाल की जाती है तो फ़ायदा होता है 14 इकाइयों के बराबर। तीसरी इकाई पर आटे से हासिल होने वाला फ़ायदा 12 इकाइयों के बराबर। चौथी इकाई खर्च करने पर आटे से हासिल होने वाला फ़ायदा 10 इकाइयों के बराबर, और पाँचवीं इकाई पर 8 इकाइयों के बराबर। इस तरह हमें 16, 14, 12, 10 और 8 के नुकात हासिल हो जाते हैं। इन तमाम नुकात को एक लाइन से मिला दें तो
ख़त हासिल हो जाएगा MU11। ये था आटे का अफादा मुक्तम का ख़त। अब इसी तर्ज पर गी से हासिल होने वाले अफादे का ख़त हासिल करने के लिए 1 इकाई के बराबर अफादा हासिल हुआ 14 इकाइयाँ, दूसरे पे पर अफादा हासिल हुआ 12 इकाइयाँ, तीसरे पर 10, चौथे पर 8 और पाँचवें पर 6। इन नुकात को भी एक लाइन से मिला दिया जाए तो वो लाइन MU2 हासिल हो जाती है। इसे कहेंगे कि ये गी के अफादा मुक्तम का ख़त है। दो अलग-अलग ख़त हासिल हो गए, एक आटे के अफादा मुक्तम का ख़त, दूसरा घी के अफादा मुक्तम का ख़त। अब गोशवारे के मुताबिक अगर हमारा सारिफ 3 पे आटे पर खर्च करता है और 2 रुपये घी पर खर्च करता है तो उसका अफादा मुक्तम 12 इकाइयों के बराबर होगा। और घी और आटे से हासिल होने वाला अफादा ए के बराबर है, जो मुसावी अफादा मुक्तम को ज़ाहिर करता है। इसी पर सारिफ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहा है। इससे हटकर अगर कोई और तरीका अपनाया जाता है, यानी वो आटे पर 3 रुपये की बजाय 4 रुपये खर्च कर देता है और घी पर 2 रुपये की बजाय 1 रुपया खर्च करता है, तो घी का अफादा मुक्तम ज़्यादा हासिल होगा, आटे का अफादा मुक्तम कम हासिल होगा। अब नुकात बदल कर बी पर आ जाएंगे। तो अगर इसका तज्जिया किया जाए तो सारिफ ने आटे पर 1 ज़ायद रुपया खर्च करके अफादे में इजाफा किया है AB K1 K2 के बराबर, और उसके बरक्स घी में के अफादे में कमी की है BA N1 N2 के बराबर। अब अगर इन दोनों प्लॉट्स का मुवाजना करें तो इजाफा कम हुआ है जबकि कमी ज़्यादा हुई है। इस सूरत में सारिफ को नुकसान होगा और वो अपना कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा भी हासिल नहीं कर सकेगा। चुनाचे उसे चाहिए कि वो उसी ख़त ए के बराबर अफादा हासिल करे। इस सूरत में दोनों चीज़ों का अफादा बराबर भी होगा और कुल अफादा भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये थी डायग्राम की वजाहत। अब इस कानून के कई और नाम भी हैं। दूसरा नाम है कानून इस्तबदाल। ये इसलिए कहा जाता है कि सारिफ अपनी इकाइयाँ बदल बदल कर इस्तेमाल करता है, यानी एक शहर से बदल कर दूसरी शहर पर, दूसरी से तीसरी पर। इसलिए इस कानून को कानून इस्तबदाल कहा जाता है।
तीसरा नाम भी है, वो है कानून गैर जानबदारी। सार्फ अशिया की ख़रीदारी में या इस्तेमाल में किसी एक शय की जानबदारी नहीं करता, बल्कि अफादे को मद्देनज़र रखता है कि तमाम चीज़ों का अफादा मुसावी हो जाए। चूँकि जानबदारी नहीं करता, इसलिए इस कानून को कानून गैर जानबदारी भी कहा जाता है। कानून का तीसरा नाम इंतहाई तस्कीन का कानून। इस कानून को इंतहाई तस्कीन का कानून इसलिए कहा जाता है कि जब तमाम अशिया का अफादा एक दूसरे के मुसावी होता है तो सार्फ इंतहाई तस्कीन को पहुंचा हुआ होता है, और इसी सूरत में उसका कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। चूँकि इंतहाई तस्कीन हासिल हो चुकी होती है, इसलिए इसे इंतहाई तस्कीन का कानून भी कहा जाता है। ये थे इस कानून के और नाम। अब कानून के मफरूज़ात। पहला मफरूज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा अफादा। ये कानून फ़र्ज़ करता है कि सार्फ के मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा अफादा हासिल करना हो, उसी सूरत में ये कानून दुरुस्त साबित होगा, वरना दुरुस्त साबित नहीं होगा। नंबर 2, तकसीम पजीरी। तो सार्फ जो अशिया ख़रीदना चाहता है या इस्तेमाल करना चाहता है, उसकी इकाइयाँ छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो सकें। अगर कोई ऐसी शय इस्तेमाल की जाती है जो छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकती, तो फिर ये कानून लागू नहीं होगा। तीसरा मफरूज़ा, ज़र का अफादा मुख्तम। इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए ये भी फ़र्ज़ किया जाता है कि सार्फ जब अपनी रकम खर्च कर रहा होता है तो उसके मद्देनज़र ज़र का अफादा मुख्तम और शैज़ से हासिल होने वाला अफादा मुख्तम होना चाहिए। अगर ज़र का अफादा मुख्तम शय के अफादा मुख्तम से कम है तो शय को खरीद लिया जाता है, वरना छोड़ दिया जाता है। दूसरी सूरत में अगर ज़र का अफादा ज़्यादा हो और शय का अफादा कम हो तो शय को नहीं खरीदा जाता। फ़र्ज़ किया जाता है कि ज़र का अफादा मद्देनज़र होना चाहिए। नंबर 4, हालात से आगाही। इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए ये भी फ़र्ज़ किया जाता है कि हमारे सार्फ को मार्केट के हालात से आगाही हो, ताकि चीज़ ख़रीदते वक्त वो ऐसी है या ख़रीदे या यहाँ से उससे ज़्यादा से ज़्यादा अफादा हासिल हो और फिर कीमत भी कम से कम हो। नंबर 5, अशिया की तादाद। इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए ये भी फ़र्ज़ किया जाता है कि अशिया 2 या 3 ही हों। अगर अशिया की तादाद ज़्यादा हो जाए तो फिर ये कानून पेचीदा हो जाएगा। चुनांचे दुरुस्त साबित करने के लिए फ़र्ज़ किया जाता है कि अशिया की तादाद 2-3 हो। आखिरी, सार्फ का रवैया। सार्फ का रवैया ये होना चाहिए कि मैंने अपनी
महदूद रकम से ज़्यादा अफादा हासिल करना है। अगर वो ये रवैया नहीं अपनाता तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अफादा भी हासिल नहीं होगा और तमाम अशिया का अफादा मुसावी भी नहीं होगा, जो कि इस कानून की बुनियादी शर्त है कि तमाम अशिया का अफादा एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। खुदा हाफिज़।